हाय एवरीवन। तो देखो ये जो है नेशनलिज्म इन इंडिया का बेसिकली थर्ड पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग मतलब फुल चैप्टर है, उसको वन शॉट है तो उसको कंप्लीट करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट लाइंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मतलब क्या मतलब रिजल्ट आने से है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ो कि इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ो। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट लाइंस को कवर करेंगे, अच्छे तरीके से समझना, एक कहानी के तौर पे समझ में बिल्कुल भी आएगा। मेरा आवाज़ ठीक से मिल रहा है ना? मिल रहा होगा। तो देखो इसको तुम एक कहानी के तौर पे लो ताकि तुम समझ में अच्छे तरीके से आए। और हम देखो अगर थोड़ा सा अगर तुम लोग को समझ में आए तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पता है इसके पहले ये तो मेरा न्यू चैनल है। एक मेरे चैनल का नाम है सोशल की पाठशाला। तो फिर उस पर पता है कोई मतलब कि हम डालते हैं ना वीडियो, तो हम सर्च करते हैं तो आता ही नहीं। दिक्कत क्या है ना कि उसमें हम कितना 7 महीने से हम उसमें अपलोड लगभग अभी तो 40 वीडियो हम डिलीट कर दिए थे, और बचा हुआ जो था मतलब कुल मिलाकर के 150 वीडियो था, जिसको उस पर व्यूज़ आ रहा था ना कोई मतलब सर्च लिस्ट में ना दिखला रहा था। तो फिर हम सोचे कि ये चीज़ मेरे के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो क्योंकि मेन था ना कि उतना टाइम पीरियड्स एक तो हम किसी को शेयर नहीं करते हैं वीडियो, कुछ नहीं, बस अपलोड करके हम छोड़ देते हैं। तो क्या ना कोई तो टाइम पीरियड में कोई देख ही नहीं रहा था, जो इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा, तो शायद यूट्यूब को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो इम्प्रूव होता है लोग उसी को इम्प्रूव करते हैं। तो हम इसलिए सोचे कि ठीक है चलो हम दूसरा चैनल बनाते हैं, चलो कम से कम उससे हम सीखें तो कैसे बोलना है, कैसे समझाना है। तो हम उसको एज अ सीख के तौर पे लिए। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर देना, ताकि इसके साथ भी वो हाल ना हो कि दिखलाए ही ना सर्च लिस्ट में। प्लीज़ यार थोड़ा सा तो देखो। और हाँ, अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बोलना हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब कहता है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। सॉल्ट मार्च क्या था, महात्मा गांधी क्यों इस पे इतना नमक पे जोर डाला, पता है इसमें पैराग्राफ ये कहता है ना, ओवरव्यू करते हैं कि पैराग्राफ ये कहता है कि नमक जो था बेसिक आइटम, हम लोग बिना नमक का खाना नहीं खा सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, एक नंबर का बदमाश जो ब्रिटिश सरकार था वो क्या करती है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर मतलब कि जब महात्मा गांधी का जब टाइम था तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार क्या करती है, नमक पे भी कर्ज लगा देती है कि नमक पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है ना कि महात्मा गांधी ये चीज़ सोचते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को एकजुट इकट्ठा कर सकें। तो ये पैराग्राफ का ओवरव्यू था महात्मा गांधी को इसको एज अ सिंबल लिए लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू। अब हम लोग लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू द लाइन चलते हैं, तुम लोग को समझ में पक्का आना चाहिए। तो देखो कहते हैं ना, महात्मा गांधी फील दैट सॉल्ट शुड बी अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ऐसा समझे कि नमक एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से हम जो राष्ट्र है, जो इंडियंस है, इंडियंस को एकजुट कर सकें। उनमें जो फीलिंग होता है ना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट हैं, उस फीलिंग को हटा करके उनको एकजुट कर सके। तो महात्मा गांधी ऐसा सोचे कि ये एक पावरफुल सिंबल के तौर पे इमर्ज हो सकता है, लोगों में फीलिंग आएगा कि ठीक है, मतलब कि नमक तो सबके लिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं हम नमक नहीं यूज़ कर सकते हो, तुम मुस्लिम हो तुम नहीं यूज़ कर सकते, नहीं। ये हर एक कम्युनिटी, हर एक जाति के लोगों के लिए बेसिक इम्पॉर्टेंस रखता है। अब कहते हैं ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो कहते हैं ना कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन से शायद तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कुछ में भी पूछ सकता है सॉरी। तो कहते हैं कि 30 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी जो थे वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं, जिसमें कि वो जो है 11 डिमांड्स उसके सामने रखते हैं कि हमारे कुछ सर्टेन डिमांड्स हैं, उसको अब पूरा कीजिए। तो कहते हैं कि सम ऑफ दिस वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। और ये जो डिमांड्स था, डिमांड्स किस तरीके का था, कुछ तो वैसे ही नॉर्मल सा इंटरेस्ट था लोगों का, और कुछ था अदर्स विद स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। और कहता है कुछ डिमांड्स था अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का कुछ खास डिमांड्स था जो उनको फुलफिल करवाना था। अब कहता है द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस demands wide ranging was to identify all the classes within the society with them। तो कहते हैं ना कि देखो माइक सीधा कर लेता है, ये बार बार पता नहीं क्यों टेढ़ा हो जाता है, तुमको पता ही बड़ा मुश्किल से खरीदाया है मेरे के लिए। और ये जो ट्राइपॉड जिस पर मोबाइल रखा हुआ है,
मिन्नत की है इसको खरीदने के लिए, मेरे पास पैसा वैसा था नहीं। मिला नवाज तो कहता है कि द आइडिया बिहाइंड मेकिंग द डिमांड्स, तो इतने बड़े स्तर पे महात्मा गांधी क्यों इस डिमांड्स को रख रहे थे, इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये था कि लोगों को, जो हम क्या बोलें कि लोगों को एक कम्युनिटी इंडियंस के तौर पे रखना था, कि लोगों को फील ना हो कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी से, ऐसा उन लोगों को फील ना हो। तो इसलिए वो सोचे कि सबको एकजुट करके हम लोगों को रखना है। अब आता है कि ड्यू टू मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। देखो इन सब में से 11 डिमांड्स में से सबसे ज़्यादा हिला देने वाला कौन सा डिमांड था? सॉल्ट टैक्स, नमक पर जो कर्ज था उस कर्ज को हटा देना का जो डिमांड था वो सबसे ज़्यादा हिला देने वाला डिमांड्स था। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन वाज द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो कहता है कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कि एक तो सरकार उस पर मोनोपोली चलाती थी, कि मतलब कि जब हम चाहें उसका प्रोडक्शन होगा, जब हम चाहें उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, हम जैसे चाहे उतना महंगा करके उसको बेचेंगे। तो बेसिकली सरकार उस पर अपना चलाती थी कि लोगों को कुछ उसमें था नहीं। और नमक एक बेसिक चीज़ है, कोई नमक बिना खाना नहीं खाएगा, कुछ भी चाहिए उसको नमक दे दो, चाहे मंचूरियन बनेगा, चाहे पास्ता बनेगा, चाहे सब्जी बनेगा। तो बिना नमक का तो कोई भी सब्जी उब्जी नहीं खा सकते हो, स्पेशली हम तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी का ऐसा कहना था, जाहिर सी बात तो सही बोल रहे थे, कि सबसे ज़्यादा भयानक, एकदम सबसे ज़्यादा ख़राब जो ब्रिटिश सरकार का जो चेहरा है वो ये है कि आप लोग नमक पे भी कर्ज ले रहे हैं। ये कहता है कि ब्रिटिश सरकार का सबसे ज़्यादा घिनौना चेहरा के तौर पे ये इमर्ज हुआ था। कहते हैं महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो इसको लेटर लिखे, वाइसरॉय एडविन को जो लेटर लिखे, एक तरह का चेतावनी था, लोग उसके लिए, वाइसरॉय एडविन के लिए एक चेतावनी था। तो कहता है कि इट वॉज सर्टेन दैट इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टेटेड। तो कहता है कि जो वाइसरॉय एडविन था उसको 11 मार्च तक का टाइम दिए हुए था कि अब 11 मार्च तक हमारा डिमांड्स को पूरा करिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग तो क्या होता है, दिस कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसऑबिडेंस कैंपेन। तो कहता है कि महात्मा गांधी बोले कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम लोग एक सिविल डिसऑबिडेंस कैंपेन को लॉन्च करेंगे। अब वो क्या था सिविल डिसऑबिडेंस कैंपेन, और फिर महात्मा गांधी कैसे खुद नमक बनाए इसका आगे जिक्र है। देखो टेंशन मतलब क्या, हमको पढ़ा हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करते, हम लोग को पता है, हम खुद नहीं पढ़े हैं, हम इतना, हाँ जनवरी से अब लगे हुए हैं, देखो क्या होता है। प्लीज़ मेरे के लिए विश करो, मेरा भी रिजल्ट अच्छा है। तो कब कुछ ही कुछ पैराग्राफ बच गया, तो चलो अच्छे से पढ़ो। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। देखो महात्मा गांधी सबसे पहले सॉल्ट मार्च का स्टार्टिंग करते हैं, अपने जो 78 जो उनके सबसे विश्वास करने वाले जो लोग थे उनके थ्रू महात्मा गांधी इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। द मार्च was over 240 miles away from Gandhiji ashrams in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dundee। तो कहता है कि ये जो मार्च था ना वो 240 माइल्स दूर था महात्मा गांधी के आश्रम से। सबसे पहले द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। कहता है कि जो वॉलंटियर्स महात्मा गांधी के जो साथी थे वो 24 दिन तक चलते हैं पैदल लगभग, और एक दिन में 10 माइल्स कवर करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी हज़ारों की संख्या में लोग सपोर्ट करने लगते हैं। अब आता है व्हेन अब्दुल गफ्फर खान हु वाज अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। तो कहते हैं अब्दुल गफ्फर खान, सॉरी कैमरा हिल गया, ट्राइपॉड हिल गया था मतलब। तो कहता है कि यहाँ पे अब्दुल गफ्फर खान का जिक्र हो रहा है कि अब्दुल गफ्फर खान कौन थे, महात्मा गांधी के एक बहुत ही एकदम, एक होता है भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, तो उसी तरीके से महात्मा गांधी को बहुत ही प्योर भक्त थे जिनको महात्मा गांधी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो कहते हैं कि जब उनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 के अप्रैल में, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंग्री क्राउड्स प्रोटेस्टेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। तो कहते हैं कि जो गुस्साई हुई जो भीड़ थी, गुस्साई हुई जो पब्लिक थी, वो पेशावर में अपना प्रोटेस्ट दिखाते हैं, अपना विद्रोह करते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशावर आर्मड कार्स एंड पुलिस फायर्स, और देखो क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो फायरिंग करने लगती है जिसमें 100 की संख्या में लोग मारे जाते हैं,
ए मंथ लेटर महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, कहता है कि एक मंथ बाद महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो जाते हैं। दी इंग्रेज इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर, और फिर दे अटैक, और यहाँ पे सोलापुर के जो वर्कर्स थे ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे अटैक्ट पुलिस पोस्ट, पुलिस का जो थाना होता है उस पर अटैक करने लगते हैं। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल, तो कहते हैं कि वो सारे स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश रूल को दर्शाते थे, मतलब कि जिसमें ब्रिटिश का था कि स्टैंप लगा हुआ था कि ये मेरा है, तुम कहते हो ना कि ये सामान मेरा है, मोबाइल मेरा है, हम कहते हैं कि मोबाइल मेरा है, मत छुओ, इस तरीके का जो था ना ब्रिटिश को जो सिम्बलाइज करता था कि ये मेरा है, तो उस जो भी स्ट्रक्चर था उस पर पब्लिक जो थी उस पर अपना गुस्सा दर्शाती है। तो कहता है कि ए फ्रैक्टेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन रिप्रेशन, और जो गुस्साई हुई जो डरी हुई जो सरकार रहती है और ज़्यादा अजीब तरीके से उनके साथ बिहेव करती है। कहता है ही ऑल्सो एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी डिसाइडेड वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, तो कहता है कि उस सिचुएशन में महात्मा गांधी फिर से सोचते हैं कि चलो हम मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ही ऑल्सो एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, तो जो महात्मा गांधी के लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करते हैं 5 मार्च कौन से साल में, 1931 में। 1931 में 5 मार्च को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता करते हैं। gave his consent to participate in a round by the Gandhi-Irwin Pact. Gandhi ji gave his consent to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted the first round-table conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. देखो अब जो गांधी इरविन पैक्ट था वो क्या था, देखो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ कि जो सबसे पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली थी वो कांग्रेस के लीडर से बोलते हैं कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इरविन बोलता है कि ठीक है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करिए, इन रिटर्न हम आपके जो भी साथी हैं उनको हम जेल से छुटकारा दे देंगे। अब आता है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, देखो हर एक किसी के लिए स्वराज का अलग मतलब था, तो आखिर जो पार्टिसिपेंट्स थे कैसे इस मूवमेंट को लेते हैं। देखते हैं कितना बच रहा है, अभी भी है, अभी भी तुम लोग को देखना पड़ेगा। देखो हम है ना पूरा मतलब जो हमको जो टॉपिक हटा दिया गया सीबीएसई के थ्रू उसको हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टेट बोर्ड है वो भी अगर देखेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक है। तो कहते हैं इन रूरल एरियाज रिच पेजेंट कम्युनिटीज सच एज द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो कहता है कि जो रूरल एरियाज हुए तो उसमें पेजेंट्स जो अमीर जो पेजेंट्स की जो कम्युनिटी थी, जैसे कि सच एज पाटीदार्स ऑफ गुजरात के जो पाटीदार्स इलाके के जो कम्युनिटीज़ हो गई, चाहे फिर जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लोग जो थे वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। There were producers of commercial crops, so they were very hard hit by the trade depression and falling prices। तो कहता है कि वो लोग जो थे ना कि जो कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब के वो लोग प्रोड्यूसर थे, उन सब चीज़ों को वो लोग प्रोड्यूस करते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग जो है जो ट्रेड डिप्रेशन चला उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ता था। तो कहता है दिस रिच पीडेंट्स द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। तो कहते हैं जो अमीर जो किसान थे इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, जो ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था उन सब हाई टैक्स को हटा देना, उन हाई टैक्स को कम कर देना उनके लिए स्वराज का मतलब था। तो कहते हैं कि बट दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो कहता है कि जब 1930 में ये मूवमेंट को हुआ कि हम इस मूवमेंट को बंद कर दे रहे हैं, हम इस मूवमेंट को हटा दे रहे हैं, तो जो लोग थे जिनको उम्मीद थी इस मूवमेंट से वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं उनका, क्योंकि उनका जो मोटिव था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो पूरा नहीं होता, तो वो डिमोटिवेटेड जैसा फील करते हैं। तो कहते हैं ड्यू टू दिस डिसअपॉइंटमेंट मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू ज्वाइन द मूवमेंट व्हेन द सेम वाज रीस्टार्टेड इन 1932। तो कहता है कि क्योंकि लोग डिप्रेस हो रहे थे, कह रहे हैं क्या अब, क्योंकि 1932 में इस मूवमेंट को री लॉन्च किया जा रहा था,
तो लोग बोले कि अब हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप जब हमको उम्मीद थी तो आप हटा दिए मूवमेंट। अब कहता है except the industrial workers of Nagpur region, no other industrial working classes participated in the civil disobedience movement in large numbers। तो कहता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलावा और कोई भी लोग, नागपुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलावा और कोई भी लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दे सिलेक्टिवली अडॉप्टेड सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधी जी प्रोग्राम लाइक बॉयकॉट ऑफ। तो क्या करता है कि वो लोग जो है कुछ कुछ प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं, गांधी जी के कुछ कुछ बेसिक प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। अब है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द अनटचेबल्स वाज लिमिटेड। तो कहता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो अनटचेबल की जो कम्युनिटी थी, मतलब कि पिछड़े जात जो हो गए, जैसे कि ST/SC, अब भी हम ST/SC नाम देते। उस टाइम क्या था ना कि हायर कास्ट का ज़्यादा डोमिनेंट था, कि हम उनके जैसे कि लोअर कास्ट को इंटर नहीं करने दिया जाता था मंदिर में। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट लिमिटेड। तो कहता है कि महात्मा गांधी ऐसा बोल रहे कि जब आज़ादी है वो 100 साल तक नहीं आएगा जब तक हम लोग इस अनटचेबिलिटी को हटाएंगे नहीं। अनटचेबल्स, महात्मा गांधी ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो कहता है कि महात्मा गांधी जो थे वो अनटचेबल्स को भगवान, मतलब कि हरिजन नाम दिए, भगवान के बच्चे का टैग दिए उनको। दे वर ऑल्सो डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ। तो कहते हैं दलित लोग जो थे ना उनको बैन था कि आप पब्लिक क्या उसको, हाँ, पब्लिक कुआं आप नहीं यूज़ कर सकते, वो पानी गंदा हो जाएगा। इस तरीके का थिंकिंग था, माइंडसेट था लोगों में। पिछले ज़माने के जो लोग थे उनका ऐसा माइंडसेट था। ही हिमसेल्फ क्लीन। तो कहते हैं उनको एक अच्छा पोजीशन दिलाने के लिए महात्मा गांधी क्या किए कि जो दलित लोग थे उनको एक अच्छा सोसाइटी में पोजीशन दिलाने के लिए ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी द स्वीपर एंड। तो कहते हैं उनको एक अच्छा पोजीशन दिलाने के लिए महात्मा गांधी खुद टॉयलेट का सरफेस साफ करते थे, ताकि उनको उनके काम को रिस्पेक्ट मिल सके, उनके काम को सम्मान मिल सके। दे रेज्ड वॉइस ओवर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहता है कि जो दलित लोग थे रिजर्वेशन का डिमांड किया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो आपका वीडियो यहीं पे अब जो है नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ यार अगर समझ में आया होगा थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना, क्योंकि देखो बात क्या है ना कि अगर तुम लोग चैनल सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। पता है उसमें तो था ना कि जब मेरा तुम लोग को हम बताए थे स्टार्टिंग में जो सोशल के पाठशाला नाम का जो चैनल था उसमें मेरा 17, एक मेरी दीदी थी, एक मेरी दोस्त थी, दोस्त में मेरी अभी उसको बतलाए थे कैसा ऐसा है, किसी को बतलाया भी नहीं था, घर में किसी को पता ही नहीं है, तो दीदी को पता था। तो उसमें कोई मतलब कि जा रहा है व्यूज़ तो आता ही नहीं, तो सोचो 150 इतना मेहनत हम किए सब कुछ पानी में। तो प्लीज़ यार इसको कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। देखो कोई दिक्कत तो होता नहीं है सब्सक्राइब करने से, एक तुम सब्सक्राइब करोगे थोड़ा थोड़ा ऐसे। पता है क्या होता है, हमको अब समझ में आता है कि लोग क्यों बोलता था कि सब्सक्राइब कर दो चाहे कुछ भी। हमको लगता था कि अरे क्या ये लोग बेकार का बोलते रहता है सब्सक्राइब कर दो ये कर दो, लेकिन पता है जब कोई एक आउटपुट निकलता है, तुम एग्ज़ाम देते हो तो वो अच्छा नंबर आ जाता है तो लगता है कितना खुशी मिलता है। सेम इस तरीके में भी वही हाल है। प्लीज़ प्लीज़